हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई रैंडम टेस्ट नंबर 6 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि एक सोप फिल्म है और इस फिल्म का शेप है हेक्सागन। इस हेक्सागन के एवरी कॉर्नर पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। बताना ये है कि इसका जो साइड है हेक्सागन का वो कितना होगा। सरफेस टेंशन के वैल्यू गामा दिया हुआ है, तो गामा दिया हुआ है, सभी 6 कॉर्नर्स पर चार्ज क्यू है और हमें हेक्सागन का जो साइड है ए उसे बताना है इन टर्म्स ऑफ क्यू, गामा और कांस्टेंट। 4 ऑप्शन है, एक सही है, आपको बताना है। तो इस तरह का सवाल पिछले वीडियो में हमने बनाया था। 2 सवाल बनाए थे एक्चुअली। पहला सवाल था जिसमें कि यह जो सोप फिल्म है वो स्क्वायर के फॉर्म में था और दूसरा सवाल में यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में था। इस सवाल में यह रेगुलर हेक्सागन के फॉर्म में रेगुलर हेक्सागन है। तो इसको कैसे बनाएंगे? पिछले सवाल को हमने 2 मेथड्स आपको दिखाया था, एक था एनर्जी मेथड और दूसरा था फोर्स मेथड। तो सबसे पहले हम एनर्जी मेथड से चलते हैं। ये मेथड 1 है जो एनर्जी वाला मेथड है। देखिए क्या है कि इसका अपना एक एनर्जी है, राइट, और यह इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि जो इसका एनर्जी है वो मिनिमम होगा। एनर्जी जो है उसका डेरिवेटिव फोर्स होता है विथ माइनस साइन। तो एनर्जी मिनिमम है और मिनिमम एनर्जी के लिए हमें जैसे कि यू हमें निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यू जो है सो एनर्जी है और इस यू एनर्जी जो है सो फंक्शन है यहाँ पर किसी चीज़ का। यहाँ पर किसका फंक्शन है? ये साइड का। हर एक साइड पॉसिबल नहीं है इस फिल्म के इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। यदि हेक्सागोन में हम बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर साइड के लिए ही यह स्टेबल है। उससे यदि साइड ज़्यादा या कम होगा तो वो अपने आप को एडजस्ट करेगा और इस साइड में ले आएगा। तो ये एक फंक्शन है ए का, ठीक है। और यह तब इक्विलिब्रियम में है जब ये मिनिमम है। और ये मिनिमम कब होगा? कैलकुलस में हम जानते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव है ए के रेस्पेक्ट में वो 0 हो जाए। तो ये कंडीशन हम यूज करेंगे और इसका ए का वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए? डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज 0। और आपको ये भी पता है कि जो फोर्स होता है वो यही होता है, डेरिवेटिव भी होता है बट विथ माइनस साइन। तो ये 0 है, इसका मतलब फोर्स 0 है। तो इक्विलिब्रियम में कहने का ये मतलब है कि इक्विलिब्रियम जब सिस्टम होता है तो उसका एनर्जी मिनिमम होता है, ये एनर्जी मिनिमम होता है और उसका फोर्स 0 होता है। तो यहाँ पर हम इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। पहले हम सबसे पहले हम एनर्जी निकालेंगे। ये जो एनर्जी है इस सिस्टम में, ये जो सोप फिल्म है इसका जो एनर्जी है, यहाँ पर 2 तरह के एनर्जी होंगे क्योंकि एक चार्ज है और दूसरा सरफेस है। तो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो है और सरफेस की वजह से जो एनर्जी है वो है। तो चार्ज की वजह से कितना एनर्जी है? आपको पता है कि यदि 2 चार्ज हमारे पास होता है तो उसके बीच में जो एनर्जी होता है वो एनर्जी होता है, मान लीजिए चार्ज Q1 और Q2 है, तो वो एनर्जी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज का प्रोडक्ट और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r वो होता है। ये 2 है। यदि तीसरा आ जाए तो हम एक पेयर ए कंसीडर करेंगे, दूसरा ए पेयर कंसीडर करेंगे और तीसरा ए पेयर कंसीडर करेंगे। तीनों पेयर को कंसीडर करेंगे और तीनों के वजह से जो एनर्जी है उसका सम ले लेंगे। यहाँ पर कुछ हम ऐसा ही करने वाले हैं। यहाँ पर भी हम ऐसे ही कुछ करने वाले हैं कि जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसको निकाल रहे हैं पहले। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इस पार्टिकल जो इसका नाम दे दें 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स हैं, 6 चार्जेस हैं। तो इस चार्ज का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ड्यू टू 2 3 4 5 6 उसको निकालते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो 2 का भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो भी एक्जैक्टली सेम होगा जो 1 का है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। ये दोनों जो है सो एक जैसा है। यहाँ से बैठ कर आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं वही बैठ के यहाँ से भी देख रहे हैं, केवल डायरेक्शन इसका एंगल चेंज हुआ है और कुछ नहीं। डिस्टेंसेस देखिए, यहाँ पर जो 5 इसके साथ में जिसके साथ वो पेयर कर रहा है उसका डिस्टेंस, जैसे ए डिस्टेंस वो ये है, ये डिस्टेंस कितना है आप इसको निकाल लो। ये आएगा √3 है,
ये डिस्टेंस ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, सेंटर इसके बीच में कहीं पर है, तो ये हो गया डबल 2a, और a जो है ये भी हो गया आपका स्क्वायर रूट ओवर 3a। आप इसे निकालो, ये मैं नहीं बता रहा। तो देखिए यहाँ से भी आएगा तो एक स्क्वायर रूट ओवर 3a, एक 2a और एक स्क्वायर रूट ओवर 3a, एग्जैक्टली सब केसेस सबका सेम है। तो हम क्यों ना ऐसा करें, एक के वजह से जो एनर्जी है वो निकालें उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन 6 से मल्टीप्लाई करने पर एक प्रॉब्लम है कि जब हम इसका एनर्जी निकाल रहे हैं तो 1 2 पेयर लिए, जब 2 का एनर्जी निकाल रहे हैं तो 2 1 पेयर लिए। ये 1 2 पेयर और 2 1 पेयर तो सेम ही है, तो एनर्जी यहाँ पर डबल काउंट हो गया। ऐसे ही हर एक पेयर जो है सो डबल काउंट हो गया। उस डबल काउंटिंग को हटाने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं एक के वजह से जो एनर्जी है वो कितना आ रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि k है, चार्ज का स्क्वायर, यहाँ पर एक एक करके सब चार्ज लेंगे, 1 2 चल रहे हैं, और डिस्टेंस 1 3 चल रहे हैं, डिस्टेंस स्क्वायर रूट ओवर 3a, 1 4 चल रहे हैं, k³ स्क्वायर बाय 2a। उसके बाद में फिर ये 1 5 चलेंगे तो डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर रूट ओवर 3a। इसको डबल कर दें, इसको डबल कर देते हैं। फिर ये दोनों चलेंगे तो सेम डिस्टेंस a है, यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए, इसको डबल कर देते हैं। तो a डिस्टेंस 2 बार आया, 1 2, स्क्वायर रूट ओवर 3a डिस्टेंस 2 बार आया, तो इसको मैंने 2 बार लिखा, और 2a डिस्टेंस जस्ट 1 बार आया तो 1 हो गया। यह एक पार्टिकल के लिए हमारा एनर्जी मिल गया है। ऐसे कितने पार्टिकल हैं, 6 हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि जब भी हम इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालते हैं तो 1 2 पेयर ले चुके हैं, फिर बाद में जब हम 2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालते हैं तो 2 1 पेयर लेते हैं, तो इस तरह से डबल काउंटिंग हो गया इस पेयर का। वैसे सारे पेयर का डबल काउंटिंग हुआ, उसको हटाने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो है सो डबल काउंटिंग के लिए है, डबल काउंटिंग हो गया था इसलिए हम उसको हटा रहे हैं। और ये 6 जो है सो 6 चार्जेस के लिए है, 6 कॉर्नर पर जो 6 चार्जेस। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और दूसरा क्या बचा, दूसरा बचा सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी कितना होता है, वो होता है सरफेस एरिया टाइम्स गामा। गामा सरफेस टेंशन है, सरफेस एरिया टाइम्स गामा। तो यहाँ पर अब हम निकालते हैं इसका वैल्यू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। k³ स्क्वायर बाय a, ये कॉमन है हो गया, ये 2 + 2 बाय स्क्वायर रूट ओवर 3 प्लस हाफ, ये इतना आया। और इधर 3 है तो 3 यहाँ ले जाते हैं, प्लस ये कितना सरफेस एरिया है। अब हेक्सागन का सरफेस एरिया कितना होता है, हेक्सागन जो है यहाँ पर हम कहीं बना के दिखाते हैं थोड़ा सा, ये हेक्सागन है। और ये यदि हमारा साइड ए है तो इस तरह से 6 हमारे पास बनते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, स्क्वायर रूट ओवर 3/4 a स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का सब एरिया साइड ए है, तो ऐसा ऐसा कितना है, 6 है। ये हुआ एरिया एक तरफ का। लेकिन जो फिल्म है इसमें 2 सरफेस हैं, एक ऊपर में और एक नीचे में, तो उसके लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये गामा हुआ। ये 2 हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया है फॉर 2 सरफेस एरिया, फॉर 2 सरफेस एरिया, एक ऊपर में एक नीचे में। तो ये पूरा सरफेस एरिया हो गया यहाँ पर, और गामा से मल्टीप्लाई किया, सरफेस टेंशन थे, सरफेस एनर्जी निकल आया। अब इसी को हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया 4/2 5/2, और इधर हो गया 5/2 प्लस 2 बाय स्क्वायर रूट ओवर 3, और ये हो गया हमारा 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 a स्क्वायर गामा। अब इसे मुझे इसका डेरिवेटिव लेना होगा, डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर ये सब कांस्टेंट है, केवल a जो है हमारा वेरिएबल है, यहाँ a स्क्वायर वेरिएबल है। तो पहले कांस्टेंट जो है उसको लिखते हैं। ये हो गया 3k³ स्क्वायर, ये हो गया 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 प्लस 4 होल बाय 2 रूट स्क्वायर रूट ओवर 3, और ये जो 1/a है उसका डिफ्रेंशिएशन हुआ -1/a स्क्वायर। इधर जो कांस्टेंट है 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 गामा, और जो कांस्टेंट है और जो वेरिएबल है a स्क्वायर, उसका डिफ्रेंशिएशन हुआ 2a। इसको हमें 0 करना है,
इसको जीरो करने का मतलब है अब जो है सो हम यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, ए एक्चुअली ए क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको उस साइड ले गए, ये भी माइनस में आया, ए माइनस खत्म हो गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है, यहाँ पर न्यूमरेटर में ए है, इसको उधर ले गए तो न्यूमरेटर में जो है सो ए क्यूब हो गया, और बाहर इधर बच गया कितना 3k क्यू स्क्वायर 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 प्लस 4, ये लेफ्ट में बचा, और राइट में जो है वो इधर भी आ जाएगा डिवीजन में, ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 टाइम्स 2 गामा, ये डिवीजन में आ गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और यहाँ से आपको ए का वैल्यू पता चल गया है। और ए का वैल्यू कितना आया देख लीजिए, ये 3 खत्म हो गया, 2 टाइम्स 3 6 टाइम्स 2 12 गामा, नीचे में आया 12 गामा, ऊपर में कितना आया के क्यू स्क्वायर 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 प्लस 4, और ये होल का पावर इधर क्यूब है 1/3 आ गया। ये आपका आंसर है। ढूंढिए कौन सा आपका सॉल्यूशन है। देखिए के क्यू स्क्वायर बाय 12 गामा एक ही जगह है ये, बाकी 4 + 5 स्क्वायर रूट ओवर 3, 4 + 5 स्क्वायर रूट ओवर 3, तो वो आंसर आपको आ गया। तो ये एक मेथड है कि आप इसका एनर्जी निकाल लीजिए, और आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में एनर्जी जो है मिनिमम होता है, इसका मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, और यहाँ से हमें ए का वैल्यू पता चल जाएगा। आप ये भी निकाल सकते हो इसका मिनिमम एनर्जी कितना है, लेकिन वो पूछा नहीं गया है तो उसे हम नहीं निकालते। तो ये था पहला मेथड। अब आप क्या है कि दूसरा मेथड से भी बना सकते हो। दूसरा मेथड बताते हैं यहाँ पर। ये जो मेथड है इसमें फोर्स मेथड कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर हम फोर्स निकाल कर देखते हैं, और ये जो फोर्सेस हैं उसको निकालेंगे। तो एक बार इसको पिक्चर बना लेते हैं। कुछ इस तरह से। तो फोर्स निकालना है तो हम क्या करते हैं इसमें कि इसको पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 है। हम इस फिल्म पर जो है सो किसी एक फिल्म पर जो है सो कंसीडर करना पड़ेगा। हम इस फिल्म को कंसीडर कर रहे हैं, इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहे हैं। तो चार्जेस तो हर जगह हैं, ये जो चार्जेस हैं हर एक कॉर्नर पे हैं, तो इस पर फोर्स लगेगा, यहाँ पर हर जगह फोर्स लगेगा। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो देखिए कितना आएगा फोर्स, एक फोर्स ए हुआ, इसके वजह से जो फोर्स है वो ए हुआ, इसके वजह से जो फोर्स है वो ए हुआ, इसके वजह से जो फोर्स है ये कुछ इधर हुआ, और इसके वजह से जो फोर्स है वो इधर हुआ। अब जिस तरह से हमने नाम लिखा है, ये किसके वजह से फोर्स है 1 2, ये हमारा 3 है, ये 4 है, तो ये F4 हो गया। ये जो है सो 5 की वजह से है, इसको F5 कहते हैं। ये 6 के वजह से है, X6 कहते हैं। ये F1 के वजह से है, और ये F2 की वजह से है, 2 की वजह से है। तो ये सब का सब हमारा सम आ गया। अब सब को हम ऐड कर लेते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं, यहाँ पर जो है सो इसको एक्स एक्सिस मान ले रहे हैं, और जो फोर्स है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एफ वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 0 हो जाएगा। क्यों? देखिए ये हमारा वाई डायरेक्शन से, ये हमारा वाई डायरेक्शन है। यहाँ पर देख लीजिए ए एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है, और ए वाला एंगल 60 डिग्री है। वैसे ए एंगल 30, ए एंगल 60। यहाँ पर F4 और F2 दोनों सेम है। इस पॉइंट से 4 और 2 का डिस्टेंस ए है, सेम है, तो उसका वैल्यू ये दोनों की वजह से जो फोर्सेस आएंगे वो भी सेम होंगे। वैसे ही 1 और 5 की वजह से जो फोर्सेस हैं वो सेम होंगे, क्योंकि डिस्टेंस उसका सेम है। 6 की वजह से अकेला है, वो अकेला रहेगा। अब यहाँ पर जो है F2 का एंगल इधर 60 है, F4 का एंगल 60 है। एक ऊपर में गया, एक नीचे में गया, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लिए। वही हाल F1 का वाई कंपोनेंट का है। F1 का वाई कंपोनेंट इधर जाएगा F1 साइन 30 डिग्री, और इसका जाएगा F2 साइन 30 डिग्री वाई डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन, एक वाई में एक माइनस वाई में, तो वो दोनों काउंटर बैलेंस कर लिए। 6 का तो कोई कंपोनेंट जाएगा नहीं। तो जो भी इस पर फोर्स लग रहे हैं वो इस डायरेक्शन में लग रहे हैं,
तो ये जो पार्टिकल है 3, उस पर जो फोर्स लग रहे हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो पार्टिकल है वो जो फोर्स लगाएगा उसी के डायरेक्शन में फोर्स होंगे। तो टोटल फोर्स जो है सो कितना आया, Fx, इसको नेट कहते हैं, नेट फोर्स। एक तो F6 हुआ, F1 का cos 30 डिग्री हुआ और F2 का cos 60 डिग्री हुआ। ये एक्स कॉम्पोनेंट, इसका एक्स कॉम्पोनेंट, इसका एक्स कॉम्पोनेंट, और इतना ही ये दो तरफ से आएगा। तो F1 जो है सो डबल हो जाएगा, F1 और F5 सेम दे रहा है, डबल हो गया। F2 और F4 सेम दे रहा है तो ये डबल हो गया। तो ये कितना आया, ये आया एक F6 आया, और ये कितना हो गया 2F1 cos 60 डिग्री स्क्वायर रूट ओवर बाई 3 cos 30 डिग्री, 2F2 cos 60 डिग्री, ये हो गया हाफ, ये चला गया, ये चला गया। तो आया कितना F6 प्लस स्क्वायर रूट ओवर 3F1 प्लस F2। सबका वैल्यू रख देते हैं। F6 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि वैल्यू Q है, K है, और चार्ज का प्रोडक्ट 6 के बारे में बात कर रहे हैं तो Q, चार्ज का प्रोडक्ट हमेशा यहाँ पर सेम है, हर जगह सेम चार्ज है। यदि डिफरेंट चार्जेज रहते हैं तो हमें ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। और डिस्टेंस उसका जो है 6 का डिस्टेंस 2a है, उसका स्क्वायर, फोर्स है स्क्वायर, ये हो गया फिर KQ स्क्वायर बाय F1 का डिस्टेंस कितना है, F1 किधर है, यहाँ पर, ये स्क्वायर रूट ओवर 3a है। ये हमने बताया नहीं, आप इसको निकाल सकते हो, सिंपल ज्योमेट्री है। रूट 3a स्क्वायर का, रूट 3a का होल स्क्वायर। और F2 का जो निकालना है, F2 है KQ स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। F2 कहाँ है, ये देखिए 2 है, ये डिस्टेंस तो सिंपली a है, तो a स्क्वायर। कॉमन कर लेते हैं जो कॉमन टर्म आते हैं, KQ स्क्वायर बाय a स्क्वायर, इतना कॉमन हुआ। पहला में हुआ 1/4, दूसरा में हुआ स्क्वायर रूट ओवर 3/3, और तीसरा में हुआ 1। KQ स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये कितना हो गया 5/4 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 3, KQ स्क्वायर बाय a स्क्वायर, 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 प्लस 4 बाय 4 स्क्वायर रूट ओवर 3। ये हमारा फोर्स आया, इसको F नेट कहते हैं। तो किसी भी पार्टिकल पर जो फोर्स है वो है इतना ही, यही फोर्स जो है सो हर एक पार्टिकल पर है। और डायरेक्शन उसके जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो पार्टिकल है वो जो फोर्स लगाता है उसके डायरेक्शन में, मतलब इसमें इधर लगेगा, इसमें जो फोर्स लगेगा इसमें वो इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट ए वाला है साइड, तो इधर लगेगा। और इस पर जो फोर्स है इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट ये है, तो इसमें इधर लगेगा। अब हम इस फिल्म को कंसीडर कर रहे हैं, उसको एक अलग सी पिक्चर बना लेते हैं। एक ये यहाँ हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। इस पर जो फोर्स लगा इधर लगा F नेट, इस पर जो फोर्स लग रहा है कुछ इस तरह से, इस पर जो फोर्स लग रहा था वो इधर लग रहा था, इस पर जो फोर्स है वो इधर लग रहा था। इस पर कुछ ऐसे है, ठीक पिक्चर अच्छा बना नहीं। ये मैंने फिगर बनाया, देखिए इसमें जो फोर्स लग रहा है F नॉट इधर है, इसमें इधर, इसमें इधर। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। आप देख सकते हो कि ये 60 है तो ऑपोजिट एंगल ये 60 हुआ, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, अब हमारा क्या करते हैं, हम ये जो हमारा फिल्म है हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। इस पर ये जो फोर्स है इधर लेफ्ट साइड में वो लग रहा है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है, और वो कितना होता है, वो होता है सरफेस टेंशन टाइम्स लेंथ। तो लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ तो पहले ही बता दिए कि स्क्वायर रूट ओवर 3a है, लेकिन दो ठो सरफेस है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतना फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, और राइट में कितना फोर्स लग रहा है, राइट में जितना फोर्स लग रहा है, एक तो ये लग रहा है, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो ये 2 गामा एल जो है वो बैलेंस करेगा, किसको बैलेंस करेगा, 2 गामा एल, ये एफ नेट प्लस ये एफ नेट का इधर 60 डिग्री कंपोनेंट है, एफ नेट कॉस 60 डिग्री, और ये एफ नेट का कॉस 60 डिग्री।
cos 60 डिग्री मतलब हाफ, cos 60 डिग्री मतलब हाफ, तो ये हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया और ये कंप्लीट है, तो हाफ हाफ 1 एफ नेट और 1 एफ नेट, सो 2 एफ नेट इसको टू 2 गामा एल, 2 खत्म हो गया, गामा एल, एल कितना है ये वाला आपको यदि निकालोगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट ओवर 3a, और एफ नेट का वैल्यू तो निकाला हुआ है यहाँ पर, के क्यू स्क्वायर 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 प्लस 4 बाय 4 स्क्वायर रूट ओवर 3 ए स्क्वायर। अब यहाँ से आपको सिंपली आ गया ए क्यू का वैल्यू 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 प्लस 4 रूट 3 यहाँ पर जाके बन गया 3 और 4 टाइम्स 3 12 गामा, और इधर जो है सो आपका के क्यू स्क्वायर बाय गामा, और गामा तो यहाँ लिखना चाहिए मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता ये कहाँ लिखते हैं, ये टोटल का ए क्यूब यहाँ से हटाएंगे, इधर 1/3 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ये बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है जो शुरू में हमने निकाला था, तो दोनों मेथड यहाँ पर सेम दिया, आंसर सेम देना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज I इक्वल टू 50 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ है, तो एक देखिए ऐसा यूनिट है, एक सीजीएस यूनिट है। फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर टाइम टी इक्वल टू 30 मिनट, सो 30 आधा घंटा तक जो है ये लाइट पड़ रहा है, जिसका वाट कितना है 50 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 50 वाट का लाइट पड़ रहा है, वो भी 30 मिनट तक, और जिस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रहा है उसका सरफेस एरिया जहाँ पर ये लाइट पड़ रहा है वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1.4 माइक्रोन, बहुत कम है, 1.4 माइक्रोग्राम है, एंड इट एब्जॉर्ब्स 100% लाइट, जितना भी लाइट इस पर पड़ रहा है वो सबका सभी एब्जॉर्ब कर ले रहा है। द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर आके लाइट पड़ रहा है, ऐसे ऐसे लाइट पड़ रहा है इस पर, इसका एरिया दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इंटेंसिटी है लाइट का वो है 50 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना लाइट पड़ेगा 50 टाइम्स 10, सो 500 वाट इस पर लाइट पड़ रहा है, और ये 30 मिनट तक पड़ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताना है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यूज कर सकते हैं। इम्पल्स मोमेंटम जो थ्योरम है वो कहता है कि जो इम्पल्स है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम p2, इनिशियल मोमेंटम p1, p1 शुरू में क्या रुका हुआ है, तो फाइनली ये हो गया p2, तो ये हमें आ गया p2, और p2 जो है ये मोमेंटम है, इसको हम यदि काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखें तो 2 टाइम्स मास टाइम्स k2 काइनेटिक एनर्जी, ये तो हम कर सकते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv² होता है, ऊपर नीचे यदि हम m से मल्टीप्लाई कर दें वो तो कर सकते हैं, तो ऊपर में हुआ mv का होल स्क्वायर, मतलब mv मतलब मोमेंटम, उसका स्क्वायर बाय 2m, और यहाँ से आपको p आ गया स्क्वायर रूट ओवर 2m के, आपको ये फार्मूला याद रखना चाहिए, p इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 2m के, तो वो फार्मूला यहाँ पर है। ये वैल्यू है कितना मोमेंटम, इम्पल्स है ये इम्पल्स, और इम्पल्स कितना होता है, वो होता है फोर्स टाइम टाइम, तो फोर्स यदि वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन के टर्म में लिखेंगे, यदि फोर्स वेरिएबल नहीं है तो सिंपली फोर्स टाइम डेल्टा टी लिखेंगे, यही है। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स क्या है, यहाँ पर कितना लग रहा है, यहाँ पर प्रेशर हमें पता है कि देखिए ये जो लाइट आ रहा है उसका अपना एक प्रेशर है, ठीक है, और प्रेशर है तो जितना एरिया पर पड़ रहा है उतने प्रेशर को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया पर, जितना एरिया पर ये लाइट पड़ रहा है तो हमें फोर्स निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रेशर टाइम्स एरिया टाइम्स डेल्टा टी, और ये हो गया स्क्वायर रूट ओवर 2m k2। प्रेशर कितना है तो यहाँ से k2 निकाल लेते हैं, k2 कितना आ गया, प्रेशर एरिया डेल्टा टी एक्स का होल स्क्वायर बाय 2m। अब हमें क्या चाहिए, इसमें केवल एरिया हमें पता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम पता है 30 मिनट, मास भी पता है इसका 1.5 माइक्रोन, क्या नहीं पता है, केवल प्रेशर।
तो जो लाइट है उसका प्रेशर कितना है, हमें इंटेंसिटी दिया है, उसके टर्म में प्रेशर पता करना है। तो रेडिएशन प्रेशर कितना होता है, लाइट क्या है, एक तरह से रेडिएशन है। अब सोसाइटी का टर्म में नहीं, सोसाइटी में यदि हम रेडिएशन कहेंगे तो लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो एक्टिव कोई मटेरियल है उससे रेडिएशन आ रहा है, या फिर एक्सरे वाला रेडिएशन की बात करेंगे। जो हम लोग लाइट कहते हैं वो रेडिएशन नहीं कहते हैं उसको, लेकिन फिजिक्स के टर्म में हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम रेडिएशन कह सकते हैं। तो यहाँ रेडिएशन जो प्रेशर आता है कि कोई भी लाइट हो या एक्सरे हो या कुछ और भी हो, वो प्रेशर कितना होता है, वो प्रेशर होता है सिंपली यू। ये क्या है, एनर्जी पर डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी पर डेंसिटी नहीं, एनर्जी डेंसिटी। आप डायमेंशन दोनों का सेम देख लीजिए, एनर्जी डेंसिटी ये तो है। और नहीं तो आप बर्नौली थ्योरम को थोड़ा याद कीजिए। बर्नौली जो थ्योरम है वो क्या कहता है, प्रेशर एनर्जी P प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, पर यूनिट वॉल्यूम का बात कर रहा है, एम जी एच नहीं है, ये है रो एम बाय वॉल्यूम। तो एम जी एच क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बाय वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये है हाफ रो वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम। मास को रिप्लेस कर दिया है रो से, तो काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम। और तो एनर्जी के साथ में एनर्जी ही ऐड होगा, यहाँ पे एनर्जी नहीं है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो ये प्रेशर जो है वो इटसेल्फ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आप डायमेंशन भी चेक करके देख सकते हो। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रेडिएशन के टर्म में जो है, जो लाइट है या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसकी वजह से एनर्जी डेंसिटी होता है, वही है एनर्जी डेंसिटी है, जिसका वैल्यू होता है हाफ एवरेज वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये होता है। तो ये एनर्जी हमें पता है। इसको यदि आप देखिए सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाला टर्म क्या बन गया, ये एनर्जी डेंसिटी है, उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटेंसिटी बन जाएगा। आप डायमेंशन चेक कर लीजिए, ये एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लिखते हैं मीटर क्यूब। सी है, ये है मीटर पर सेकेंड, एक तो मीटर यहाँ से चला गया, क्या आया, एनर्जी पर सेकेंड वाट पर मीटर स्क्वायर, यही तो इंटेंसिटी है। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही आई है, यही इंटेंसिटी है। यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इसका यूनिट को, वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर, वो सेंटीमीटर मीटर जस्ट अपना चॉइस है। तो डायमेंशन तो दोनों का सेम आया, यही हमारा आई है। तो प्रेशर कितना होता है, आई बाई सी, उसी को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो सब्सटीट्यूट कीजिए, पी की जगह पर आई बाई सी, ए डेल्टा टी होल स्क्वायर बाई 2m, वैल्यू रखते हैं। आई कितना है 50 पर वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको भी सेंटीमीटर में ले लेते हैं तो सेंटीमीटर खत्म हो गया। 50 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर्स खत्म। ये टाइम कितना है, आधा घंटा है, 30 मिनट है, 60 सेकेंड कर लेते हैं, सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए। और सी का वैल्यू रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सारा यूनिट जो है सो एसआई यूनिट है, सेंटीमीटर खत्म हो गया जो सीजीएस था, सो अब नहीं है। आई 2m, मास है 1.5 माइक्रोग्राम, सो 10⁻⁻⁶। नहीं, थोड़ा सा यहाँ भी गलत है, 10⁻⁻6 लिख रहा हूँ, ये किलोग्राम इसको करना चाहिए, माइक्रो किलोग्राम, माइक्रोग्राम नहीं, तो ये हो जाएगा मिलीग्राम एक्चुअली। 1.5 मिलीग्राम, मिलीग्राम है एक्चुअली, 1.5 मिलीग्राम, ये सही है। तो 1.5 मिलीग्राम जो है सो हो गया 1.5 × 10⁻⁻6 किलोग्राम। तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए और देखिए क्या आ रहा है। देखिए कितना हो रहा है, 90 × 1230 बाय 3 × 10⁸8 1240 और नीचे में है 2 × 3 × 10⁻⁻6। तो ये कितना हो गया, ये 30 में चला गया और इसका स्क्वायर है, तो 3 × 3 9
यहाँ 1 2 3 4 5 और ये नीचे में 10⁻8 है, तो 10⁻³ आया, इसको डबल से मल्टीप्लाई किए और नीचे में है 3 टाइम्स 10⁻⁻6, ये चला गया 3 जूल आया, 3 जूल। ये आपका आंसर है 3 जूल। क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये जो है सो 1.5 मिलीग्राम होगा। आप चाहो तो देख सकते हो कि ये कितना एक्चुअली इसका स्पीड है, कितना स्पीड निकालना है। स्पीड तो नहीं पूछा, लेकिन स्पीड आप देख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv², तो यहाँ से भी निकल जाएगा 2 टाइम्स k/m। काइनेटिक एनर्जी 3 है और मास कितना है 1.5 टाइम्स 10⁻⁻6, इतना kg। तो ये 2 बार में चला गया, तो आया 2 टाइम्स 30, इतना मीटर पर सेकेंड, 2000 मीटर पर सेकेंड, बहुत ही फास्ट है। तो देख लीजिए ये 150 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो इंटेंसिटी है वो 1.5 मिलीग्राम को कितना तेज़ी से मूव कराता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीकम्युनिकेशन से। इसमें एक कैरियर वेव है, ये देखिए कैरियर वेव दिया हुआ है, और एक है मॉड्यूलेशन वेव। यही हमारा सिग्नल है, रेडियो स्टेशन से जो भी बातें हो रही है, जो भी सॉन्ग बज रहा है, उसको वो यही है। और उसके बाद में या फिर क्रिकेट मैच चल रहा है तो जो क्रिकेट का वीडियो है उसको ट्रांसमिट करना है, तो यही हमारा है। और ये कैरियर है, इसको ये अकेले जा नहीं सकता, इसे इसके कैरियर पर बैठा के भेजते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा कैरियर का फ्रीक्वेंसी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा मान लेते हैं FM जो है वो मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी है या सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है। तो FC प्लस FM ये ऊपर में हो गया और ये FC माइनस FM ये लोअर हो गया। ये फ्रीक्वेंसी है और इसके साथ में जब हम इसको ऐड कर देंगे तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आएगा वो ये आएगा। इसको कहते हैं अपर बैंड फ्रीक्वेंसी और इसको कहते हैं लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी। इस सवाल में पूछा गया है कि अपर बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसका मतलब वो पूछ रहा है FC प्लस FM क्या होगा। तो FC और FM को निकाल लीजिए। FC के हो जाएगा WC/2π, W जो है सो 2πf होता है ना, W जो है सो 2πf होता है, राइट। तो यहाँ से F कितना आता है W/2π। अब C लिख देंगे फॉर कैरियर के लिए और M लिख देंगे फॉर मॉड्यूलेटेड वेव के लिए। तो FM कितना हो गया मॉड्यूलेटेड के लिए /2m, मतलब दोनों को ऐड करके 2 से 2π से डिवाइड कर देना, यही आपका आंसर है। तो ओमेगा C यहाँ से देखिए, T छोड़ के जो है सो सब ओमेगा है, ये है साइन ओमेगा T छोड़ के जो है सो सब ओमेगा है। 2 टाइम्स 10⁻6 पाई प्लस यहाँ पर 4 टाइम्स 10⁵ पाई /2π। 2π चला गया, ये आया 10⁻6, 2π चला गया, ये आया 2 टाइम्स 10⁵। इसको लिख सकते हैं 0.2, 10 से डिवाइड कर दिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको लिख सकते हैं 1.2 टाइम्स 10⁻6, जिसको मेगा कहते हैं, मेगा हर्ट्ज। ये आपका अपर बैंड फ्रीक्वेंसी हुआ 1.2 मेगा हर्ट्ज। ये निकालना हो तो एग्जैक्टली सेम वे में निकालेंगे। यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर है 1 माइनस, यहाँ पर है देखिए यहाँ पर 1 है, ये माइनस 0.2 मेगा हर्ट्ज लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी है, सो 0.8 मेगा हर्ट्ज ये निकाल सकते हैं। तो ये था टेलीकम्युनिकेशन से क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जब शुरू में मैंने दिया था तो वहाँ पर थोड़ा गलती था, यहाँ पर मैंने 10% लिखा था, तो वो 10% नहीं होगा, वो 400% होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि लाइट है, एक मेटल है, इस पर लाके लाइट पड़ रहा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लाइट है उसका वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज डिक्रीज टू λ/4। अब जो वेवलेंथ है उसको डिक्रीज कर दिया गया है λ/4, मतलब एनर्जी बढ़ गया है, एनर्जी 4 गुना बढ़ गया। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज बाय 400%। यहाँ पर इसको कितना बढ़ा दिए, 300% बढ़ा दिए एनर्जी। इसका लैम्डा जो है सो 4 टाइम कम कर दिए, तो एनर्जी 4 टाइम ज़्यादा हो गया, 4 टाइम ज़्यादा हो गया
मतलब 4 टाइम तक पहुंच गया, एक टाइम से जाके 4 टाइम पहुंच गया, तो 300% बढ़ गया, राइट। तो वैसे यहाँ पर इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 400% बढ़ गया। तो पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है उसका इक्वेशन लिखते हैं। क्या होता है, ये जो लाइट पड़ रहा है hc/λ, उस लाइट को पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का जो बाइंडिंग है क्रिस्टल के साथ में, मेटल के जो क्रिस्टल है उसके साथ जो बाइंडिंग है वो एनर्जी है फाई, इसको तोड़ने में खर्चा हो गया। अब जो कुछ उसके बाद एनर्जी बच गया वो इसका काइनेटिक एनर्जी हो गया। और ये काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा के, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फील्ड क्रिएट करेंगे बाय बैटरी बाय गिवन वन सम पोटेंशियल भी, और जिस पोटेंशियल को लगाने के बाद इस इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो ये भी इसका डायमेंशन जो है एनर्जी का, सबका डायमेंशन एनर्जी का। केस 2 जो है, केस 2 में क्या है, लैम्डा को 4 कर दिया गया, λ/4 कर दिया गया, तो ये ऊपर चला जाएगा, 4 हो गया यहाँ पर। ये फाई का तो फाई रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, एक तो मेटल का प्रॉपर्टी है। अब ये भी कितना हो गया, 4% से बढ़ गया, बाय 2 नहीं बाय, एक होता है 2 400% और एक होता है बाय 400%। 2 400% तो शुरू में भी है तो बाद में हो जाएगा 4 भी, ये बाय 400%, 4 भी से बढ़ गया, भी शुरू में था तो भी का 400%, सो 4 भी बढ़ गया, तो अब हो गया भी प्लस 4 भी, ये बाय मतलब बढ़ गया, ये 5 भी हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 5 ये भी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 5, वर्क फंक्शन जो है 5 वो निकालना है। भी से हमें मतलब नहीं है तो इसको सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें, ये खत्म हो जाएगा। इधर कितना आया, ये 5 माइनस 1 5, सो 4 5 RHS में। LHS में कितना आया, 5 SC/λ माइनस 4 SC/λ, 5 SC/λ माइनस 4 SC/λ, तो 1 SC/λ इक्वल टू 4 5, और 5 का वैल्यू यहाँ से आपको आ गया 1/4 ऑफ HC/λ। HC/λ कितना है, SC का वैल्यू आपको याद रखना चाहिए कि 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है। डायमेंशन देखिए, एनर्जी और लेंथ का यहाँ पर है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा और लेंथ जो है सो नैनोमीटर में होगा, तो HC को हम देख सकते हैं 1240, और लैम्डा यहाँ पर दिया 400 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर खत्म हो गया, जो कुछ आपके पास आया वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ से देख लीजिए, एक जीरो चला गया, इसको डिवाइड कीजिए, तो ये हो गया 1/4 टाइम्स 3.1, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको डिवाइड कीजिए तो आपको आएगा 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आपका आंसर है। शुरू में जो क्वेश्चन दिए थे इसमें 2 वगैरह कुछ था यहाँ पर ऑप्शन, जो कि होगा नहीं, ये ऑप्शन सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये रेजिस्टेंस R इज टू 10 ओम एंड ए कैपेसिटेंस C वैल्यू नहीं दिया है, इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स इन सीरीज। सो एक R है हमारे पास है और एक कैपेसिटर है, ये है, और एक हमारा AC सोर्स है, बैटरी नहीं है, DC सोर्स नहीं है, AC सोर्स है। और AC सोर्स कैसे लिखा हुआ है, 220 sin 100πt, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर जो ओमेगा है, यहाँ से F कितना आता है, F हो जाएगा ω/2π, तो 100π/2π, सो आया 50। यही फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। हमारे घर में जो लाइट आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी, उसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। कुछ कंट्री में 60 हर्ट्ज यूज़ करते हैं, जैसे शायद जापान में 60 हर्ट्ज यूज़ करते हैं, और अमेरिका के कुछ पार्ट में शायद 60 हर्ट्ज यूज़ करते हैं, वरना मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है सो 50 हर्ट्ज यूज़ करता है। तो वही यहाँ पर एग्जैक्ट रियल वैल्यू लिखा हुआ है, जस्ट कैलकुलेशन के लिए ही नहीं है, रियल वैल्यू लिखा हुआ है। और ये जो है सो पीक वैल्यू है, राइट, पीक वैल्यू है। यदि RMS वैल्यू चाहिए, ये RMS, तो पीक वैल्यू को जो है हमें √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये इतना आएगा। एनीवे, क्वेश्चन है कि द RMS वैल्यू ऑफ करंट का वैल्यू जो है वो कितना होगा। RMS करंट दिया हुआ है 11 एम्पियर, बताना है इसका RC ऑसिलेटर का टाइम कांस्टेंट। आपने RC ऑसिलेटर पढ़ा होगा ना कि एक चार्जिंग जो है, ये जो चार्ज हम कर रहे हैं बैटरी से, इसमें एक नहीं कुछ ना कुछ तो, कुछ नहीं तो बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसको जो चार्ज करते हैं
तो यहाँ पर ये कैसे चार्ज होता है, ये जो चार्ज होता है इस तरह से Q01 माइनस e⁻t/RC। ये टाइम है तो ये भी टाइम होना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का पावर जो है सो यूनिटलेस होना चाहिए। तो ये RC जो है सो इसको कहते हैं टाउ, टाइम कॉन्स्टेंट इस ऑसिलेटर का। ये भी ऑसिलेटर है, यहाँ पर भी ऑसिलेटर है, यहाँ पर भी ऑसिलेटर है। यहाँ पर केवल ऑसिलेटर यहाँ नहीं है, यहाँ ऑसिलेटर नहीं है, जस्ट सिंपली चार्ज होता है। इनफाइनाइट टाइम में पूरा चार्ज हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऑसिलेट करेगा। या भी पूरा चार्ज है, उसके बाद कम चार्ज हो जाएगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर कम होगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो यही RC का वैल्यू हमें बताना है। तो सिंपली हमें क्या बताना है, C का वैल्यू पता करना। R का वैल्यू तो दे दिया है 10 ओम, तो फाइनली हमें C का वैल्यू पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। और C का वैल्यू कहाँ से पता करेंगे, ये RMS का वैल्यू दिया हुआ है। ये जो IRMS है वो 11 एम्पियर दिया हुआ है, यहीं से आप निकाल लो। तो IRMS कितना होगा, इसका करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना होगा। करंट का हम डायरेक्शन दिखाएं, नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये DC करंट नहीं है, ये AC करंट है। आधा टाइम इसका डायरेक्शन अप होगा तो आधा टाइम डाउन होगा, इसलिए हम नहीं दिखा सकते, सिंपली I लिख दिया। तो I कितना होगा, I होगा इसका जो सोर्स है E बाय रेजिस्टेंस। अब इसका रेजिस्टेंस तो R है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसका भी एक रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट कोई चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंस। ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यदि L होता है इंडक्टर तो उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और सब मिला के जो बनता है उसको कहते हैं इम्पीडेंस, Z से डिनोट करते हैं, ए इम्पीडेंस, वो है 11। IRMS है तो यहाँ पर E को भी RMS करना पड़ेगा। IRMS है तो E को RMS करना पड़ेगा। ये Z तो फिक्स्ड है। अब Z कितना वो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वेक्टर मेथड यूज करना पड़ता है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसका फेज इसके फेज के सेम होता है, तो दोनों एक फेज में होता है। तो ये हम मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन है, और ये वोल्ट का डायरेक्शन है। तो करंट चूंकि इसमें दोनों जगह सेम होता है तो यहाँ पर R इधर ले लेंगे। इसमें जो फेज होता है करंट का जो फेज होता है वो इससे 90 डिग्री आगे होता है, ऊपर हो गया, ये 90 डिग्री ऊपर हो गया। तो यहाँ पर हम इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कि इसका डायमेंशन सेम रेजिस्टेंस के जैसा ही है, और ये दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों को सिंपली ऐड नहीं करेंगे, दोनों का वेक्टर सम लेंगे, क्योंकि फेज हर जगह सेम नहीं है, इसलिए ये वेक्टर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर ये Z हमारा आ गया R, और AXC कितना होता है, ये 1/ωc होता है। तो हम यहाँ से Z का वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो इसको अभी ऐसे ही या फिर ऐसे लिख देते हैं 1/ωc² प्लस R²। R का वैल्यू हमें पता है, लेकिन ओमेगा का भी वैल्यू पता है, C का वैल्यू नहीं पता है, वही हमें पता करना है 10²। यहाँ पर वही वैल्यू रखते हैं। ये RMS कितना है 220/√2, ये RMS डिवाइडेड बाय ये Z कितना आया, ये आया 1/ωc² प्लस 100, इधर है 11, जो कैंसिल होता है उसे काट देते हैं, 2 हो गया। और इसको क्या लिखते हैं, ये 10√2 हो गया, इससे कट गया, इसको उधर ले चलते हैं तो हो गया 1/ωc² प्लस 100, स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो गया कितना 100 × 2, इसको भी स्क्वायर कर दिए, इसको भी स्क्वायर कर दिए, ओमेगा सी निकालना है ना, तो इधर आया 1/ωc² प्लस 100। इसको लेफ्ट में ले आते हैं तो 200 माइनस 100, सो 100 हो गया बाय 1/ωc स्क्वायर को इधर ले गए तो स्क्वायर रूट बन गया। तो ωc कितना आया 1/10, ये 10 है 1/10 आया। c कितना आया 1/10 टाइम्स ओमेगा, और ओमेगा कितना है, ओमेगा आप यहाँ पे देख लीजिए, ओमेगा कितना है, ये 100 पाई है, 100 पाई। तो पाई 1 to 3 इतना बाय 1000 इतना फैराड हो गया। ये सी का आपका वैल्यू है पाई बाय 1000। अब इसी को ऐसा कर सकते हैं,
इसने बोला पाई स्क्वायर को जो है सो 10 ले लेना है। यहाँ मिस्टेक कर गए, ये ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है, यहाँ ऊपर में क्यों लिख दिया हमने, 100 पाई है, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि पाई स्क्वायर इक्वल टू 10 हमें लेना है, तो ऐसा करते हैं हम ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई यहाँ पर हो गया 1000 और एक पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर को 10 ले लेंगे बाई 1000 टाइम्स 10। पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14, और ये हो गया 10, और ये ऊपर जाके मिली फैराड बन गया ना, ये मिली है, ऊपर जाके क्या बनेगा 10⁻³ फैराड, या आप पाई ही रहने दीजिए या जो भी है आपका मर्जी। 0.314 इतना मिली फैराड आया। सी के वैल्यू आपसे सी नहीं पूछा है, आपसे पूछा टाइम कांस्टेंट जो कि CR होता है, और सी का वैल्यू आपका है, ये आया 0.314 और R का वैल्यू 10 है, तो सब मिला के हुआ 3.14 मिली सेकेंड। ये जो है सो इतना मिली है, मिली फैराड है, और इतना ओम है, तो ये 3.14 मिली सेकेंड आया आपका आंसर। 3.14 मिली सेकेंड ये आपका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट से, जिसमें कि RC एक ऑसिलेटर होता है, ये ऑसिलेट करता है, कभी यहाँ पर चार्ज मैक्सिमम हो जाता है, कभी यहाँ पर चार्ज, इस पर चार्ज मैक्सिमम होता है पॉजिटिव तरह से, तो ये ऑसिलेट करते रहता है। तो यहाँ पर जो है सो √m² करंट दे दिया गया है, R का वैल्यू दे दिया है, C अपने आप निकाल लेना है, और जब C निकल गया तो RC ऑसिलेटर का टाइम कांस्टेंट जो कि τ RC होता है वो निकालने के लिए बोला, वो निकाल लिया। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सेट के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।